बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन, मैं मोहम्मद नवीद मुगल। आज हम आए हैं लाहौर में। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक OEP से जो अरूप मैन पावर सर्विसेज के CEO हैं और जिनका नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। आज हम इनसे वर्क वीज़ा के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। वालेकुम सलाम जी, मुझे सबसे पहले आप ये बताइएगा कि OEP क्या है? OEP शॉर्ट फॉर्म है ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स। जी, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल्ला साहब से वो ये है कि सब एजेंट और OEP में क्या फ़र्क है? सर, सब एजेंट और OEP में फ़र्क ये है कि सब एजेंट के पास कोई ऑथराइजेशन कोई लीगलाइजेशन नहीं होती, लीगल नहीं होता, जबकि OEP जो है वो अपना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड लाइसेंस होल्डर होता है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये होती हैं कि जितनी भी मैन पावर पाकिस्तान से वो रिक्रूट करता है बाहर कंट्रीज़ में जाके, जिन कंपनीज़ को वो मैन पावर रिक्रूट करते हैं उनको उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं प्रॉपर, उनमें दोनों कंट्रीज़ के अदारे इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ OEP के सर पे होती है। OEP बहुत बड़ा रिस्क फेस करके अपने सर पे लेके तो उसको जो है ना वो फुलफ़िल करते हैं। जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं सबको फुलफ़िल करके लीगल तरीके से मैन पावर रिक्रूट करते हैं पाकिस्तान से फॉरेन में। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे बहुत सारे एमिग्रेंट्स ख़ास तौर पे वो जाते हैं दुबई सऊदीया विज़िट पे जाते हैं, उधर जाकर जॉब तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे नाजरीन को गाइड कर दीजिएगा। जी, ऐसा है कि विज़िट वीज़े पे जो लोग जाते हैं, विज़िट पे जाके अपनी जॉब तलाश करते हैं। विज़िट पे जाके उनको जॉब तलाश करना जो है वो मेरे ख्याल में तो एक नॉनसेंस सा बात है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि देखें, विज़िट मीन्स सैर। विज़िट वीज़ा होता है सैर व तफरीह के लिए, ना कि वो जाके जॉब तलाश करें। लेकिन अगर वो जाते हैं तो बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि कोई भी कंट्री जो है वो ये नहीं कहती कि आप विज़िट पे आएँ और विज़िट पे आके अपनी जॉब तलाश करें, और जॉब तलाश करने के चक्कर में वो ओवरस्टे हो जाते हैं, फिर अपने आप को वो इलीगल कर लेते हैं, फिर बाद में ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, और इस तरह पाकिस्तान की जो रेपुटेशन है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो आपके कहने का मकसद ये है कि जो हमारे एमिग्रेंट्स हैं वो विज़िट पे ना जाएं, वो वर्क वीज़ा पे। बिल्कुल एग्जैक्टली, लीगल तरीके से लीगल रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो हैं उनके साथ कांटेक्ट करें। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट सर्च करें, उधर जाके देखें कि किस एजेंसी के पास जो डिमांड्स की कौन सी पड़ी हुई है, जॉब सर्च करें। हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट है, उस पर जाके जो भी आपके रिलेटेड जॉब है आप उस पर जाके सर्च करें। वो आपको जो है वो जॉब जो है वो फ़ौरन से सर्चिंग के बाद आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट पे मेंशन होता है कि कौन सी जॉब किस एजेंसी के पास अवेलेबल है और कितनी क्वांटिटी में, कितनी तादाद में उनको कौन सी मैन पावर रिक्वायर्ड है। ख्वाह वो डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, नॉन मेडिकल्स हैं, मेडिकल रिक्रूटमेंट है, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ईच एंड एवरीथिंग। टाइम शॉर्ट की वजह से मैं बहुत लंबा नहीं इसको करूँगा, लेकिन ये बहुत लंबा टॉपिक है तो इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो लोग इधर से जाते हैं, मसलन कि मैं ही खुद ही जाता हूँ काम के सिलसिले में, मैं उधर अपना काम कर लेता हूँ और मेरा अकामा ख़त्म हो जाता है और मुझे खरूज नहाई अगर लग जाता है तो मैं डिपोर्ट होकर पाकिस्तान आ जाता हूँ, तो मैं कितने साल बाद दोबारा अप्लाई कर सकता हूँ? क्या मैं उसी टाइम मसलन के 1-2 मंथ बाद मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? खरूज न्याई, ठीक है। खरूज न्याई बेसिकली ये एक सऊदी अरब का जो है ना, मतलब आपने क्वेश्चन किया है मुझसे, तो खरूज न्याई जो है बेसिकली उसको इंग्लिश में फाइनल एग्जिट कहते हैं। खरूज न्याई जो है वो पाकिस्तान में जब बंदा खरूज न्याई पे आता है ना तो वो फ़ौरन वापस किसी भी कंपनी की स्पॉन्सर पे जा सकता है। जो अगर कोई कंपनी स्पॉन्सर करती है या नई जगह पे वो किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी से कॉन्टैक्ट करके वो मतलब जॉब अप्लाई करते हैं, जाते हैं, तो वो जा सकते हैं खरूज न्याई पे। लेकिन अगर कोई छुट्टी आया बंदा दोबारा जाना चाह रहा है सऊदी अरब में, तो वो कम अज़ कम 3 साल तक, जो अभी का लॉ चल रहा है, अभी की जो पॉलिसी सऊदीया की चल रही है ना, वो 3 साल तक वो सऊदीया नहीं जा सकता। ये उनका टाइम पीरियड है, ये उनका एक लॉ है जिसके मुताबिक वो चल रहे हैं सऊदी अरब वाले। इसके अलावा
सऊदीया में कई और बंदे भी होते हैं, मतलब जिनका वो मतलूब होते हैं। मतलूब जैसे पाकिस्तान में कोई किसी पे कोई केस हुआ होता है और वो बंदा जो है ना मतलब उस केस को मतलब फेस नहीं किया हुआ तो उसने, तो वो मतलूब, ऐसे सऊदीया में उसको मतलूब कहते हैं। मतलूब बंदा जो होता है वो पाकिस्तान से दोबारा अगर वापस जाना चाहता है या जाने की कोशिश करता है तो वो फ़ौरन ही एयरपोर्ट पे ही वो अरेस्ट कर लिया जाता है सऊदी अरब में। ये अच्छा अब्दुल्ला साहब, मुझे ये बताइएगा कि आज़ाद वीज़ा क्या है? आज़ाद वीज़ा जो सुनने में आया है कि आज़ाद वीज़ा तो ले लेते हैं और समझते हैं कि हम उधर जाके ज़्यादा पैसे कमा लेंगे, ज़्यादा इनकम कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, अपना बिज़नेस कर लेंगे। इसके बारे में आप थोड़ा सा। बिल्कुल ठीक है सर, ऐसा है कि आज़ाद वीज़ा की कोई फॉर्म नहीं है। आज़ाद वीज़ा एक खुद ही हम लोगों का नाम दिया हुआ है, जैसे कि कानून के मुताबिक आज़ाद वीज़ा की कोई फॉर्म नहीं है, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयर है, कोई भी स्पॉन्सर है, उसका जब वो वीज़ा इशू होता है ना तो डेफिनेटली किसी ना किसी एग्रीमेंट पे इशू होता है कि जी मैं इसको इस काम के लिए बुला रहा हूँ और ये इसकी सैलरी है, ये इसका सारा जो है ना वो जॉब क्राइटेरिया है। मतलब उसमें ईच एंड एवरीथिंग वो मेंशन करते हैं, सैलरी कितनी है, इसकी ड्यूटी टाइम कितना है, ईच एंड एवरीथिंग, खाना देंगे नहीं देंगे, ईच एंड एवरीथिंग उसमें सारा कुछ मेंशन होता है। उसके बाद जाके वो वीज़ा इशू होता है। सो इसलिए आज़ाद वीज़ा जो है वो एक लीगल वे नहीं है। आज़ाद वीज़ा का नाम जो है ना वो खुद ही जो है ना वो बना दिया गया है। आपके कहने का मकसद है कि आज़ाद वीज़े का सिर्फ आज़ाद वीज़ा नाम ही है, Exactly. इसकी कोई अहमियत नहीं है। बिल्कुल 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 ठीक है अब्दुल्ला साहब, हमें ये बताइएगा कि यूरोपियन कंट्री के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? लोग बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हैं और बहुत क्वेश्चंस करते हैं कि वो कैसे यूरोपियन कंट्री में इंटर हो सकते हैं काम के सिलसिला में। जी, ऐसा है कि यूरोप कंट्रीज़ जो एक बहुत बड़ा और एक नया जो है गेटवे बन रहा है पाकिस्तान के लिए, और ऑलरेडी पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा तादाद में रोमानिया में मैन पावर रिक्रूट हो चुकी है, जो कि बहुत मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आने वाले वक्त में यूरोप का बहुत ज़्यादा जो है वो काम होगा, पाकिस्तान की मैन पावर बहुत ज़्यादा रिक्रूट होगी और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। जी अब्दुल्ला साहब, हमें ये बताइएगा कि डन बेस क्या है? बहुत सारे लोग हमारे पाकिस्तान के इमिग्रेंट्स और इंडिया के भी हैं जो नीचे क्वेश्चंस करते हैं कि डन बेस पे हमारा काम हो रहा है। वो कह रहा है कि हमारा डन बेस पे इतने लाख का हो रहा है, इतने लाख का हो रहा है। ये क्या चीज़ है डन बेस? ये हमारे ऑडियंस को आज बताइएगा आप ज़रूर। देखिए, डन बेस जो है ना एक वर्ड ही नॉनसेंस है। डन बेस वर्ड नॉनसेंस वर्ड है। डन बेस की कोई वैल्यू नहीं होती। वीज़ा जो है वो एम्बेसडर ने देना होता है। मैं कैसे ये कह दूं कि मैं आपको डन बेस पे आपका कंफर्म काम करवा के दूंगा? ठीक है। तो इसमें ये है कि प्रोसेस आप करवाते हैं किसी से भी, किसी भी एजेंसी से। तो कोई भी आपको अगर डन बेस की बात करता है ना तो उसको फ़ौरन से ये बात कहें कि भाईजान डन बेस जो है ना वो आप डन पे कैसे दे सकते हैं? आपने थोड़ी वीज़ा लगा के देना है, वीज़ा तो एम्बेसडर ने देना है हमें। ऐसे ही ठीक है। ये एक्चुअली आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये बिल्कुल सारी हर अवाम, हमारी अवाम जो है ना वो, इंडिया का भी आपने नाम लिया, पाकिस्तान का भी लिया, कौन सा ज़्यादा डिफरेंस है हम में आपस में? तो ये एक ना मेंटालिटी बन चुकी है डन बेस। डन पे जो है वो इलीगल एजेंट्स होते हैं, वो काम करते हैं, उनको इलीगल तरीक़ों से जो है वो बाहर भिजवाते हैं, तुक्के मारते हैं। वो उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि जो इमिग्रांट होता है ना उसकी प्रोफाइल ख़राब हो रही होती है, उसको पता नहीं होता। ठीक है। उसकी प्रोफाइल को जो है ना वो नुकसान पहुंच रहा होता है। तो लिहाजा डन बेस वर्ड जो है ना एक नॉनसेंस है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि नॉनसेंस वर्ड है। तो इस वर्ड को जो है ना वो मैं चाहूँगा बार बार रिपीट इसलिए करूँ कि अवाम की दिमाग से जो है ना ये नॉनसेंस वर्ड जो है ना इसको निकाला जाए। डन बेस कोई चीज़ नहीं होती। सारी डॉक्यूमेंटेशन पे वीज़ा इशू होते हैं। एम्बेसडर की मर्ज़ी है वो वीज़ा इशू कर दे, उसकी मर्ज़ी है वो ना करके दे। तो मैं कैसे कह दूं कि जी मैं आपको डन, ख़ास तौर पे ये मैं यूरोप पे आपको बात कर रहा हूँ। सऊदी अरेबिया पे तो वो वीज़ा पैसे आ जाता है और उसके बाद भी उनमें भी जाके कुछ इश्यूज क्लियर हो जाते हैं। कि फॉर एग्जांपल आप हैं, आप, मुझे नहीं पता कि आप सऊदीया में पहले रह के आए हुए हैं और आपकी उधर जो है वो क्या अपना रिकॉर्ड क्या है, आपका क्या रिकॉर्ड है मुझे नहीं पता। तो आपके रिकॉर्ड के बारे में मुझे नहीं आइडिया। तो मैं वो कैसे कह दूंगा कि जी आपको मैं 100% वीज़ा लेके दे दूंगा डन बेस पे? सो ये इसका आंसर है। तो आपके कहने का मकसद ये है कि जो लोग डन बेस पे काम करते हैं वो सब एजेंट होते हैं
और उनकी प्रोफाइल थोड़ी बहुत बना के उनसे पैसे हड़प कर लेते हैं। आपके कहने का मकसद ये है? यस एग्जैक्टली, मैं तो आपको पहले भी बता चुका हूँ। पहले क्वेश्चन में आपके प्रीवियस क्वेश्चन आपने किया था तो मैंने उसमें भी आपको यही बताया कि मेरा फिर यही आंसर है, सॉरी, कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जो जॉब आपको जो मिल रही है उस पर जाएं। और रिक्रूटमेंट एजेंसी वाला कोई भी बंदा है, अथेंटिक जो लीगल रिक्रूटिंग एजेंसी वाला बंदा है ना, वो कभी भी आपको ये मशवरा नहीं देगा, ना ही आपको ये वर्ड यूज़ करते हुए आप उसके मुंह से सुनेंगे वो कहेगा मैं डन बेस पे आपको वीज़ा दे दूंगा। रिक्रूटिंग एजेंसी वाले के अल्फाज ये नहीं होंगे। जो भी आपको बोलेगा वो 100% साहब एजेंट होगा। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगाल, सर जो पुर्तगाल की मार्केट में अफवाह फैली हुई है कि पुर्तगाल का 7 लाख रुपए में काम करके देगा। हर बंदा यही कह रहा है कि 7 लाख में मिल रहा है, 5 लाख में मिल रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, 7 लाख में आपको पाकिस्तान में क्या मिल रहा है? 7 लाख एक माइनर सी अमाउंट है। 7 लाख में तो आजकल आपकी करेंसी इतनी लो हो चुकी है कि 7 लाख में आप दिरहम की कैलकुलेशन करें, दिरहम का रेट किधर चला गया, डॉलर किधर चला गया, यूरो का रेट आसमानों को छू रहा है। तो 7 लाख में आप करेंसी अपनी कन्वर्ट करें तो 7 लाख रुपए में कुछ भी यूरो नहीं बनते। तो 7 लाख में सिर्फ हो सकता है ये 7 लाख में भी ना हो, खाली वर्क परमिट जो उधर से आपको वर्क परमिट आता है। अब वर्क परमिट और जो स्टिकर वीज़ा में फ़र्क जो है वो भी बता देता हूँ। वर्क परमिट उधर से आता है, उसके बाद स्टिकर एम्बेसी लगाती है, वो भी एम्बेसी की मर्जी है, वो वीज़ा देती है नहीं देती। मैं वो आपको इस बात को पीछे वाली डन बेस वाली बात में क्लियर कर चुका हूँ। अब इसमें दोबारा जो है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उधर से वर्क परमिट आता है, इधर से स्टिकर एम्बेसी लगा के देना है, वो भी उसकी मर्जी है। ठीक है, अगर वो लगा दे तो उसकी मर्जी है। लेकिन 7 लाख में कुछ भी नहीं होता। 7 लाख रुपया भी अपना ज़ाया नहीं करें। जो कि अमाउंट एक जितनी अमाउंट होती है, जिस चीज़ की एक कीमत होती है ना, उसको उसके मुताबिक देखें। कम पैसों में ना फंसें और अपना पैसा ज़ाया ना करें। मेरा तो मशवरा यही है। कि प्रोग्राम को हम अब सम अप करते हैं। अब्दुल्ला साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे ऑडियंस को कुछ अपने मुफीद मशवरात से आगाह कीजिएगा। जी सर, मेरे मशवरे जो हैं वो यही हैं कि आप अगर बाहर जाना चाहते हैं, आउट ऑफ कंट्री अप्लाई करना चाहते हैं, तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके सर्च करें। अपनी जॉब की जो भी आप का प्रोफेशन है वो प्रोफेशन उसने सर्च में जाकर लिखें, प्रोफेशन लिखें सर्च में, वो आपके पास सामने एक लिस्ट शो हो जाएगी। उस लिस्ट में से आपके साथ जो है आगे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी होते हैं, रिक्रूटिंग एजेंसीज़ के नाम भी होते हैं, उनके साथ कॉन्टैक्ट करें और उनके ज़रिए जो है अपना मतलब अप्लाई करवाएं। आप सब एजेंट्स के पीछे ना भागें। कोई बंदा आपको गली मोहल्ले का या कोई भी कहता है जी मैं आपको वीज़ा लेके दे देता हूँ, भाई वो कौन है वीज़ा लेके दे देता है आपको? उसके पास क्या अथॉरिटीज़ हैं? किसने दी हैं अथॉरिटीज़ उसको कि वो आपको वीज़ा लेके दे देता है? लिहाजा बराए मेहरबानी मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही गुजारिश है कि आप लीगल वे को अपनाएं। कल को आपकी अपनी प्रोफाइल भी बेस्ट रहेगी, बेटर रहेगी। तो इसमें जो है ना आप ही का फ़ायदा है और पाकिस्तान का भी फ़ायदा है, क्योंकि जितनी भी मैन पावर लीगल तरीके से पाकिस्तान से बाहर जाएगी, उतने ही लीगल तरीके से आप उधर से पाकिस्तान में पैसा भेजेंगे तो पाकिस्तान की जो है वो रेपुटेशन भी ठीक रहेगी। और इलीगल वे से तो 100% रेपुटेशन तो बचती ही नहीं है ना। तो पाकिस्तान का एक भी बंदा अगर इलीगल एक्टिविटी करता है कहीं पे भी जाके, तो डेफिनेटली वो नहीं कर रहा, पूरा पाकिस्तान इलीगल एक्टिविटी कर रहा है। तो मेरा सर मशवरा भी यही है और मेरी अपील भी यही है कि इलीगल एक्टिविटीज़ जो हैं या इलीगल सब एजेंट्स से बचें और लीगल वे को चूज़ करें। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट का फिर रिपीट कर रहा हूँ, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाके आप सर्च करें अपनी जॉब और लीगल वे से अपने रिक्रूटमेंट एजेंसीज वाले से बात करें। जिसके पास जो डिमांड है उसको अप्रोच करें और उससे अपना केस अप्लाई करवा के अपना प्रोसेस करवाएं। थैंक यू। थैंक यू अब्दुल्ला साहब, आपने अपना बहुत कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम को दिया। इससे ही हम अपने ऑडियंस से इजाज़त चाहेंगे। नवीद मुगल को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक हमारे वीडियो का इंतज़ार कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे पेज को भी फॉलो कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम।